नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के BA 6th सेमेस्टर के प्रश्न पत्र प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रेडियो लेखन के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रेडियो लेखन के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे समाचार लेखन, रेडियो नाटक, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन एवं फीचर लेखन। रेडियो लेखन एक चुनौतीपूर्ण काम है। हर तरह का लेखन अपने माध्यम, विषय तथा वातावरण आदि पर निर्भर करता है। रेडियो कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं। निश्चित है कि इन सब कार्यक्रमों में जहाँ जहाँ लेखन कार्य की आवश्यकता है, उसकी प्रकृति आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग होती है। फिर भी रेडियो लेखन के कुछ सिद्धांत सभी कार्यक्रमों के लिए एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि रेडियो लेखन अपनी प्रकृति में मुद्रण माध्यम अर्थात समाचार पत्र, पुस्तक इत्यादि से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि इसके लिए लिखी जाने वाली सामग्री की भाषा भी उन माध्यमों के लिए लिखी जाने वाली सामग्री की भाषा से भिन्न होती है। इस भिन्नता का मूल आधार है भाषा का श्रव्य होना, यानी कहा जा सकता है कि रेडियो की अपनी भाषा होती है और इस भाषा का वैशिष्ट रेडियो लेखन में देखा जा सकता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेडियो ध्वनियों के प्रसारण तक सीमित है, इसलिए इसके कार्यक्रमों की भाषा में भाषा के ध्वनि गुणों को उभारा जाता है। रेडियो की शब्दावली जो कि बहुत ही मुख्य है, वो 3 तरह की होती है। पहला है वाक अर्थात बोलना, दूसरा है ध्वनि अर्थात उच्चारण, तीसरा है मौन अर्थात निशब्दता। वाक अर्थात बोलना, वाक यानी वाणी बिना ध्वनि प्रभावों के ही सूचना और विचार संप्रेषित करने में सक्षम है, किंतु रेडियो पर इसका प्रयोग विशेष ढंग से करना होता है। इसमें सरलता और स्पष्टता जरूरी होती है। सरलता और स्पष्टता के अतिरिक्त रेडियो पर बोले जाने वाले एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए उतार चढ़ाव या सुर, ताल तथा स्वर, जिसे हम पिच, टेम्पो या टोन भी कहते हैं, इनमें विविधता होनी चाहिए। ध्वनि अर्थात उच्चारण, ध्वनि प्रभाव संगीत का रूप भी ले सकता है या फिर प्राकृतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियों का रूप भी ले सकता है। क्या ध्वनि स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है? कभी कभी आंधी की आवाज़ नदी या समुद्र की आवाज़ लगने लगती है, या घड़ी की टिक टिक, घोड़े की टापों की आवाज़ लगने लगती है, और यह पता नहीं होता कि दृश्य कहाँ का है। इसलिए उच्चारित शब्द का एक अहम काम है कि वह ऐसे प्रभाव सफलतापूर्वक संप्रेषित कर सके। अतः उच्चारित शब्दों को संवाद के साथ घनिष्ठ रूप से बुना होना चाहिए। मौन अर्थात निशब्दता यानी खामोशी। रेडियो प्रसारण में यह एक आश्चर्यजनक तत्व है। मौन शब्दों पर जोर दे सकता है और श्रोता को इतना समय दे सकता है कि वह उन्हें ध्यान से सुनकर समझ सके, अपनी कल्पना शक्ति से उन्हें आत्मसात कर सके। लगातार एक ही तरह की ध्वनियों का प्रवाह नीरसता की सृष्टि कर सकता है। इससे बचने के लिए मौन रखा जा सकता है। फिल्म की तरह रेडियो में भी समय के साथ प्रयोग करने की अनंत संभावनाएं हैं। रेडियो क्योंकि जनसाधारण का माध्यम है, इसे देश के कोने कोने में सुना जाता है और कई बोलियों के लोग इसे सुनते हैं। इसलिए
इसमें सामान्य बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। वाक्य सरल तथा रोचक होने चाहिए। समाचार लेखन। समाचार लेखन के अंतर्गत समाचार का संकलन, समाचार चयन, समाचार लेखन, प्रसारण हेतु चयन एवं बुलेटिन एवं प्रसारण होना अति आवश्यक है। पहला है समाचार संकलन। प्रथम चरण में समाचारों का संकलन किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से समाचार एकत्रित किए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता, महत्व, आवश्यकता आदि के अनुसार कुछ समाचारों का चयन किया जाता है। इसमें दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, समाचार के स्रोत की विश्वसनीयता और दूसरा, समाचार की उपयुक्तता पर। इसके पश्चात समाचार चयन होता है। लोकहित तथा राष्ट्रहित में नवीनता लिए हुए उपयुक्त समाचारों का चयन किया जाता है। उनकी उपयोगिता एवं महत्व को आंका जाता है। समाचार स्रोत की विश्वसनीयता देखी जाती है। यहाँ समाचार संपादक का विवेक और उसकी दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। तृतीय चरण में समाचार लेखन का कार्य किया जाता है। एक समाचार लेखक को यह याद रखना चाहिए कि हम अदृश्य श्रोताओं तक समाचार बोलकर पहुंचा रहे हैं, न कोई तस्वीर दिखा रहे हैं और न उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्रोता अनपढ़ भी हो सकता है और विद्वान भी। इसलिए रेडियो समाचार लेखक को संचार का यह तकनीकी सिद्धांत ध्यान में रखना होता है कि व्यक्ति द्वारा भेजे जाने वाला संदेश जिस माध्यम से जाता है वह किसी न किसी गतिविधि, क्रिया व वस्तु का प्रतिनिधित्व करता हो। समाचार बुलेटिन हेतु समाचार चयन और लेखन के बाद ही स्थिति आती है कि उन्हें पूल में डालने की। पूल अर्थात सरोवर। यह समाचार पत्रों में समाचार चयन और लेखन के बाद की स्थिति आती है कि उन्हें पूल में डालने की, अर्थात समाचार लिखकर समाचार सरोवर में रख दिया जाता है। यहाँ से समाचार वाचक को उस बुलेटिन में प्रसारित किए जाने वाले समाचार दे दिए जाते हैं। इस तरह पूल समाचारों का भंडारण गृह होता है। रेडियो नाटक। रेडियो नाटक के अंतर्गत हम नाटक बीज। रेडियो नाटक का पहला तत्व है वह है नाटक बीज, अर्थात नाटक के बीज कहीं से भी मिल सकते हैं, जैसे अध्ययन से, अनुभव से, समाज से संपर्क में आए व्यक्तियों या आसपास के जीवन से। इसके आधार पर लेखक अपनी लेखनी से उन्हें कथानक, चरित्र, संवाद आदि के माध्यम से नाटक के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए लेखक में संवेदनशीलता का होना अति आवश्यक है। कथानक। इसके अंतर्गत नाटक की घटनाओं, प्रसंगों, कार्य व्यापारों और कथानक से संबद्ध सभी बातें आती हैं। नाटक के प्रारंभ, विकास और अंत के विभिन्न चरण, संघर्ष, दृश्य और सूक्ष्म प्रसंगों का अनुपात, घटनाओं और पात्रों का तथा संवादों का संबंध इसी के अंतर्गत आता है। कथानक घटनाओं तथा कार्य व्यापारों का वह संगठन है जिस पर नाटक की रचना होती है। इसलिए नाटक का कथानक ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं की जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखे। चरित्र के अंतर्गत चरित्र ही नाटक को जीवंत बनाते हैं। ये चरित्र सजीव होने चाहिए। सजीव पात्र ही विश्वसनीय होते हैं।
रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम से कम रखी जाती है, जिससे वो आसानी से पहचाने जा सके। इस दृष्टि से रेडियो नाटकों का पात्र के मन में गहराई से उतरना सरल बन जाता है। दृश्य संयोजन। रेडियो नाटक में दृश्यों की संख्या का कोई बंधन नहीं है। इसमें एक भी दृश्य हो सकता है और एक से अधिक भी। दृश्य छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। रेडियो नाटक में दृश्यांतर के लिए विशेष अवरोध नहीं होता। दृश्यांतर तभी होता है जब वातावरण निर्मित हो चुका हो। रेडियो नाटक लेखन के उपकरण। रेडियो नाटक लेखन के उपकरण के अंतर्गत पहला है भाषा। रेडियो नाटक की भाषा सरल, स्वाभाविक, दृश्य रूपात्मक और अभिनेताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो नाटक श्रोताओं को भाव बोध, स्थान बोध, फल बोध और मंचन सामग्री का बोध करा सके। संवाद के माध्यम से श्रोताओं को जानकारी मिल सके कि नाटक में जिस स्थान का वर्णन है वह कहाँ है। संवाद। संवाद। रेडियो नाटक में संवादों का प्रयोग 3 रूपों में होता है: भाषा, ध्वनि प्रभाव और संगीत। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद मंच पर भी महत्वपूर्ण है। संवाद के अतिरिक्त रेडियो नाटक में थोड़ा बहुत ध्वनि प्रभाव, संगीत आदि सहायता कर देते हैं, किंतु संवाद के बिना रेडियो नाटक प्राणहीन हो जाता है। संवाद में कोई न कोई नाटकीय प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। संवाद पात्रों के अनुरूप होना चाहिए। संवाद सरल और स्वाभाविक होने चाहिए। प्रत्येक संवाद तथ्यपरक होना चाहिए। नैरेशन। नैरेशन। रेडियो नाटक में नैरेशन की स्थिति नाटक विशेष एवं उसके प्रकार पर निर्भर करती है। रेडियो नाटक में नैरेशन 2 प्रकार के होते हैं। वे नैरेशन जिनके व्यक्तिगत जीवन का नाटक की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा वे नैरेशन जो नाटक के पात्र होते हैं और जिनके जीवन की घटनाओं का नाटक से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ध्वनि प्रभाव। रेडियो नाटक में ध्वनि सूचना और विवरण का काम करती है। अनेक प्रकार की ध्वनियों से नाटक को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है और संवेदनाओं से संबद्ध श्रोताओं के मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं। संगीत। रेडियो नाटक में संगीत का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है: स्वतंत्र रूप में, पृष्ठभूमि में, ध्वनि प्रभाव के साथ मिश्रित रूप में। नाटक को सशक्त बनाने का नाटककार के पास एक शस्त्र है: पृष्ठभूमि का संगीत। संगीत द्वारा जहाँ नाटक के प्रभाव में तीव्रता लाई जाती है, वहाँ दृश्य विशेष को संगीत की सहायता से चित्रित किया जाता है। उद्देश्य। रेडियो नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ मनुष्य के अंतर जीवन को भी चित्रित करना होता है। अपने आसपास की समस्याओं को रेखांकित करने और उनके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नाटक की रचना की जाती है। शीर्षक। नाटककार किसी भी विषय को आधार बनाकर नाटक लिख सकता है, चाहे वह ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो अथवा सामाजिक हो। नाटक का शीर्षक विषय से संबंध होना चाहिए। नाटककार को विषय का चुनाव करते समय श्रव्य ध्वनियों की संभावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। उद्घोषणा लेखन। उद्घोषणा लेखन उद्घोषक द्वारा कार्यक्रमों के बारे में दी जाने वाली जानकारी को रेडियो उद्घोषणा कहा जाता है। ये उद्घोषणाएं रेडियो प्रसारण के शुरू होने से लेकर रात को प्रसारण बंद होने तक, कार्यक्रम के शुरू होने से पूर्व तथा कार्यक्रम के समाप्त होने तक जारी रहती हैं। उद्घोषक समाचार, नाटक, वार्ता, संगीत आदि के बारे में श्रोताओं को जानकारी देता है। उद्घोषणा लेखन को रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों एवं प्रसारण समय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
किस कार्यक्रम में क्या विषय होंगे इसका ज्ञान भी उद्घोषक को होना चाहिए। इसके अंतर्गत उद्घोषक को विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम की जानकारी भी होनी चाहिए। कार्यक्रम की अवधि क्या होगी इस अवधि का ज्ञान भी उद्घोषक को होना चाहिए। उद्घोषक की भाषा सरल व सहज हो तथा उसके वाक्य विन्यास में विविधता हो। विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजमेंट का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है टू टर्न टू या मोड़ देना। इस प्रकार विज्ञापन का आशय उस क्रिया से है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष तत्व की ओर मुड़ने पर विवश कर देती है। विज्ञापन संप्रेषण का एक प्रकार है जो उत्पादक अथवा कार्य को उन्नत करके जनमत को प्रभावित करता है। विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अंतर्गत मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। विज्ञापन लेखन में लेखक को उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों से संबंधित जानकारी को ध्यान में रखना होता है। विज्ञापन का लेखन कार्य करते समय लेखक सर्वप्रथम विज्ञापन का शीर्षक तैयार करता है। शीर्षक ही विज्ञापन का प्राण होता है। विज्ञापन लेखन में सरल, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञापन का कथ्य पूर्णतः उपभोक्ता को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। विज्ञापन लेखक को विज्ञापन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापित वस्तु कहाँ मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी उपभोक्ता को होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन में कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावी बात का होना अति आवश्यक है। फीचर लेखन। फीचर लेखन के अंतर्गत रेडियो फीचर को एक रेडियो रूपक भी कहा जाता है। रेडियो फीचर या रूपक एक आधुनिक रेडियो विधा है। इसे रेडियो नाटक समझ लेना बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा अक्सर रेडियो रूपक शब्द के प्रयोग के कारण हो जाता है। रेडियो फीचर किसी गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। फीचर कार्यक्रम सूचनाओं तथा मनोरंजन को प्रस्तुत करने की सभी उपलब्ध साधनों एवं प्रसारण के तरीकों को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। पहला है विषय। फीचर लेखन के लिए विषय इस प्रकार का हो जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेखक के पास हो। फीचर का विषय इस प्रकार का होना चाहिए जो श्रोताओं में जिज्ञासा या कौतूहल पैदा कर सके, उन्हें नए विषय की जानकारी दे सके, उनके मन पर अमिट प्रभाव छोड़ सके, किसी न किसी रूप में उनके जीवन से संबद्ध हो। तथ्यपरकता। फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तक कोई फीचर तथ्यपरक नहीं होगा वह विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तथ्यपरकता से फीचर की विषय सामग्री का महत्व तो बढ़ता ही है, उसमें वैज्ञानिकता, रोचकता आदि गुणों का समावेश भी हो जाता है। साथ ही उसमें परिवेश की जीवंतता की सृष्टि भी हो जाती है। प्रवाहमयी भाषा। रेडियो फीचर में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। वह भाषा ही है जो फीचर का संदेश श्रोताओं तक संप्रेषित करती है और श्रोताओं की प्रतिक्रिया उपलब्ध कराती है। इसलिए एक अच्छे रेडियो फीचर की भाषा में सरलता, सहजता और प्रवाहमानता होनी चाहिए। उसका शब्द चयन तथा वाक्य विन्यास ऐसा हो जिसे आम आदमी भी समझ सके। संगीतात्मकता। रेडियो फीचर के लिए संगीत का विशेष महत्व है। कोई भी रेडियो फीचर संगीत प्रभाव के बिना प्रस्तुत किया जाना अत्यंत कठिन है। याद रहे कि तथ्य और रस का उद्घाटन एक रेडियो फीचर में कितना ही रोचक एवं नाटकीय क्यों न हो, संगीत के बिना वह विवरण मात्र रह जाएगा। कथात्मकता। रेडियो फीचर वही श्रेष्ठ माना जाता है जो श्रोता को बांध ले।
इसके लिए लेखक यथासंभव कथात्मकता की युक्ति अपनाता है। कथा तत्व की निरंतरता, कौतूहल एवं रोचकता का समावेश करती है। कथा तत्व का प्रयोग जितनी कुशलता से होगा, रेडियो फीचर उतना ही श्रेष्ठ होगा। प्रारंभ, मध्य, अंत। रेडियो फीचर में उसके प्रारंभ, मध्य और अंत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फीचर का प्रारंभ आकर्षक बन सके, इसके लिए अच्छा रहता है कि बिना किसी भूमिका की एकाएक बीच से बात शुरू हो। भूमिका आवश्यक होने पर उसे संगीत या ध्वनि प्रभावों की पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी तरह जैसे जैसे फीचर आगे बढ़े, उसकी गति में अवरोध न आए तथा एक रास्ता भी न आने पाए। तथ्यों और सूचनाओं को शुरू से अंत तक अमूर्त रूप में प्रस्तुत न किया जाए। उसमें नाटकीयता का समावेश भी कर देना चाहिए। इसी तरह फीचर का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने रेडियो लेखन की विविधताओं को जाना और समझा। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने रेडियो लेखन के विविध आयामों को जाना और समझा।